Hello everyone. So let us discuss a very important and the most common topic which we all are aware of, that is what is SEBI, what are the roles performed by SEBI, what are its functions and what are its recent development. तो ये वाली जो पीपीटी और ये वीडियो है आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर हम बहुत सारी नई टर्म्स डिस्कस करेंगे. सो लेट अस टेक आउट वन बाय वन. तो यू कैन सी that in this particular video, we'll be discussing about various topics. That is, highlight of the topic we will discuss the introduction of SEBI, objectives of SEBI, functions of SEBI, measures taken by SEBI for investors protection, scores, reforms brought up by SEBI, investors education and protection fund. तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. तो ये पीपीटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी. So see, so first of all, like see, सेबी क्यों एस्टैब्लिश हुआ एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स. देखिए सेबी इसलिए एस्टैब्लिश हुआ बिकॉज इन्वेस्टर्स आर द बैकबोन ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट. जो भी हमारी स्टॉक मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, इन्वेस्टर्स हमारे बैकबोन है और इट इज द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स. अगर इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो इन्वेस्टर्स मार्केट से चले जाएंगे और इन्वेस्टर्स जो हैं इन्वेस्ट नहीं करेंगे फिर. तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, investors are the backbone of the securities market and hence protection of their interest is crucial for the healthy growth of capital market. The term investor protection is a very wide term encompassing various measures designed to protect the investors from malpractices of the companies. So basically it is saying it is a wide term encompassing various measures. तो बेसिकली इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि कोई माल प्रैक्टिसेस ना हो, कोई चीटिंग ना हो, ठीक है, धोखाधड़ी ना हो, माल प्रैक्टिसेस ऑफ कंपनीज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड अदर इंटरमीडियरीज. देखिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक तरह से ब्रोकर होता है. इसकी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी जहां पर मैंने डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में आपको बहुत बताया होगा. ठीक है. तो बेसिकली इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सेबी चाहिए. तो लेट अस सी, सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये जो बोर्ड है ये 1988 में स्टैब्लिश हुआ था बाय गवर्नमेंट एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. इंटरिम मतलब अभी इसको फुल फ्लेज जो है स्टेटस नहीं मिला. वो स्टेटस इसको कब मिला? वो मिला इसको 1992 में. एक स्टैचुटरी स्टेटस मिला. स्टैचुटरी का मतलब क्या होता है? जब पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस पास होता है उसके बाद एक लीगल स्टेटस सेबी को दिया गया. और सेबी जो है हमारी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की एक रेगुलेटरी बॉडी है. यू कैन से अल्टीमेट टॉप अथॉरिटी. तो सी, सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12th April 1988 by the government of India as an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of securities market and for investors protection. SEBI was given a statutory status on 30th January 1992, almost after 4 years. ठीक है, through an ordinance which was later replaced by an act of parliament, that is SEBI Act 1992. SEBI is the regulatory body of Indian financial markets. So this is the basically introduction of SEBI. अब रीजंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी. देखिए 1980 में जब स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा था तो बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस हो रही थी. जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हो रहे थे फॉलो. ठीक है. प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि लोग अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या नोन को ही शेयर दे देते थे. कंपनी की इंफॉर्मेशन को बाहर लीक आउट कर देते थे अपने बेनिफिट के लिए, जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं. शेयर प्राइजेस में प्राइस रिगिंग, जानबूझ के प्राइस अप डाउन कर देते थे ताकि जो है कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो अपना पर्सनल प्रॉफिट कमा सके और जो पब्लिक है वो फिर नुकसान में जाती थी. तो इसीलिए सेबी की रिक्वेस्ट आई. तो देखिए इसमें क्या हुआ कि सेबी को एस्टैब्लिश क्यों करना चाहिए. During 1980s, there was a tremendous growth in capital market, particularly characterized by increasing participation of public. This led to many malpractices like violation of rules and regulations of stock exchange, अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट्स, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस रिगिंग एक्सेट्रा. ये सब होने लगा.
To control these malpractices, the government of India decided to set up a separate regulatory body known as SEBI. Then comes भाई सेबी, जो हम ये अपने ऊपर पॉइंट्स पढ़े सेम वही है ऑब्जेक्टिव्स में, कि जो माल प्रैक्टिसेस हो रही थी उनको प्रिवेंट करना चाहिए, टू प्रिवेंट ट्रेड माल प्रैक्टिसेस सच एज इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस रिगिंग एक्सेट्रा, to protect the interest of investors and educate them, to regulate and promote orderly functions of the securities market, कि जो एक सिक्योरिटी मार्केट है वो एक यूनिफॉर्म बेसिस पे चले, रेगुलेट बेसिस पे चले, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चले, to develop a code of conduct and fair practices for intermediaries like brokers, merchant bankers, etc. भाई जो भी ब्रोकिंग फर्म है या इंटरमीडियरी है उन वो एक एक रूल्स एंड रेगुलेशन, एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करें, ये नहीं अपनी मर्जी से कोई भी कमीशन चार्ज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए सेबी के ये ऑब्जेक्टिव से कि इनके लिए एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमें लिस्ट डाउन करना है। अब देखिए सेबी जो है तीन फंक्शंस प्रमोट करता, बेसिकली परफॉर्म करता है। पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन, सेकंड है रेगुलेटरी फंक्शन एंड थर्ड है डेवलपमेंट फंक्शन। तो लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। देखिए प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन में मतलब सेबी प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है कि माल प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, ठीक है, और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। तो प्रोटेक्टिव में बेसिकली आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक प्राइस रिगिंग, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। भाई कई बार होता है न्यूज में या मीडिया के थ्रू वो लोग कंपनीज के मेंबर ना कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन भी मिसलीड कर देते थे ताकि पब्लिक उसके बिहाफ पर एक्शन ले ले, और लेकिन उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है वो कंपनी के इंटरनल मेंबर्स ले जाते थे और पब्लिक फिर एट लास्ट लॉस में रहती थी। फिर इसमें लिखा है कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग बाय इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस, सेबी प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट एंड इट इंश्योर्स इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन में ये सब आता है। देन आता है रेगुलेटरी, रेगुलेटरी इज रिलेटेड विद द रूल्स एंड रेगुलेशन, कि वो किसके लिए रूल्स बनाएगी। देखिए इसमें इन्होंने किस किस के लिए, इन्होंने रजिस्टर ब्रोकर्स को रजिस्टर करना शुरू करा और सब ब्रोकर्स को भी। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी कह दे कि मैं ब्रोकर हूं आप मेरे थ्रू शेयर में इन्वेस्ट करो, नहीं, आपको सेबी के पास रजिस्टर होना पड़ेगा। रेगुलेट्स टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज, भाई जो कंपनी को टेक ओवर करते हैं उसके बिड्स को रेगुलेट करता है सेबी। रेगुलेट स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडर राइटर्स अगेन इंटरमीडियरीज हो गए, मर्चेंट बैंकर्स एक्सेट्रा। लेवी फीस और लेवी फीस एंड अदर चार्जेस एज पर दी एक्ट, भाई कोई आपको फीस लगानी है, पेनल्टी लगानी है, वो रेगुलेटरी फंक्शन से भी परफॉर्म करेगा। एंड फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक मार्केट। तो रेगुलेटरी इज मोर रिलेटेड विद रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन, फ्रेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट कम से डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट मीन्स हम स्टॉक मार्केट को कैसे ग्रो करें, उसको कैसे डेवलप करें, घर घर तक कैसे पहुंचाएं। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, पहले सबसे पहले इंटरमीडियरीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी शुरू करी, प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू इंटरमीडियरीज ऑफ स्टॉक मार्केट, कंडक्ट रिसर्च एंड पब्लिश यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर ऑल मार्केटिंग पार्टिसिपेंट्स। जैसे आप देखते हो आप कितने सारे हमारे बिजनेस न्यूज़पेपर्स आते हैं, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स आते हैं। provides and undertakes measures to develop capital market by adopting flexible approach। कई बार होता है कि कोई ऐसे मेजर्स लेना है कि टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन आ जाता है। आप देखते हो कि वही सबके ऐप भी हैं जहाँ पर आपको टिप्स, आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन सब आपको पहले ही पता लग जाती है। एंड लास्ट, हेल्प्स इन एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स टू ब्रॉडर देयर अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमारा डेवलपमेंट फंक्शन हो गया। तो तीन फंक्शन परफॉर्म करता है, that is regulatory function, protective function and development function. Now let us see measures taken by SEBI for investor protection। भाई जब investor protection के लिए SEBI ने कौन कौन से measures लिए, ये थोड़ा सा रूल्स ही है, इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली चीज नहीं है। तो देखिए सबसे पहला उन्होंने इश्यू ऑफ रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशंस एंड अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वेस्टर। सेबी ने इसके लिए इंट्रोड्यूस किया था सिक्योरिटीज ऑम्बड्समैन स्कीम 2003 फॉर प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर। तो पहला इन्होंने ये इश्यू किया। फिर इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड पब्लिक इंटरेस्ट एडवर्टाइजमेंट वर एनकरेज बाय सेबी। जैसे अभी आप देखते हो कि अभी आप देखते हो आरबीआई से रिलेटेड आ जाती है कि आप फ्रॉड स्कीम्स के लिए कोई उनके प्रे ना बन जाओ या शिकार ना बन जाओ, तो ऐसे सेबी ने भी शुरू किए थे
कि जहां पर वो एजुकेट करती थी इन्वेस्टर्स को कि आप फॉल्स एडवर्टीजमेंट में के यहाँ पर इन्वेस्ट ना करो, रूमर्स पे अफवाहों पे भरोसा मत करो। तो उसके लिए उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट किया, ठीक है। और उसमें उन्होंने इन्वेस्टर्स के राइट्स के बारे में बताया। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड वाज एस्टैब्लिश्ड टू मीट दिस पर्पस। ये मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा कि एक सेबी ने किसकी क्या सेटअप किया, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड एजुकेशन फंड। देन और क्या क्या करा, ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम स्कोर्स, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा इसी वीडियो में। वॉज सेटअप टू डील विद कंप्लेंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स। भाई कोई कंप्लेंट आती है तो उन्होंने रिड्रेसल सिस्टम एस्टैब्लिश किया जिसको हम स्कोर्स के नाम से बोलते हैं। द इन्वेस्टर कैन लॉन्च देयर कंप्लेंट्स ऑनलाइन एंड कैन चेक इट्स स्टेटस, ठीक है ना, एंड कैन check its status. Then SEBI requires disclosure of important information related to financial aspect of companies. Other measures include regular inspection, audit, and inquiries to penalize fraudulent and unfair trade practices. भाई टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करो, ऑडिट करो, और कुछ भी गलत लगता है तो उसके ऊपर आप पेनल्टी, चार्जेस, फीस कुछ भी लगा सकते हो। देन कंप्लेंट्स जो है, कंप्लेंट्स हैंडल बाय सेबी। सेबी किस किस की कंप्लेंट्स हैंडल कर सकता है, लिस्टेड कंपनीज के, स्टॉक ब्रोकर के लिए, सब ब्रोकर के लिए, डिपॉजिटरी एंड उसके पार्टिसिपेंट्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स वालों के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए, अंडरराइटर्स एक्सेट्रा, सबके लिए जो है सेबी के अंदर आप कंप्लेन करवा सकते हो। नाउ लेट अस डिस्कस स्कोर्स, जो भी हमने ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम देखा था। देखिए स्कोर्स जो है ये मई 2012 में इंट्रोड्यूस किया था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है इन्वेस्टर अगेंस्ट, जो भी हमने पढ़ा था ना अभी, कंपनीज, इंटरमीडिएट, सबके अगेंस्ट। तो सी, Scores is a centralized web portal launched by SEBI in May 2012. It is an online platform 24 into 7 launched by SEBI. It enables investors to lodge their complaints related to securities market. Scores handles all complaints against listed companies and SEBI registered intermediaries such as depositories, stock exchange, portfolio managers, etc. Investor can check the status of their complaint online. ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा था। The investor can seek clarification on the complaint online. भाई वो clarification मांग सकता है। Each complaint has a unique registration number for future reference and tracking. और जो भी आप कंप्लेन करते हो ना उसकी एक MIS रिपोर्ट बनती है फॉर जनरेटेड फॉर ऑल द कंप्लेंट्स व्हिच हेल्प सेबी टू टेक रेलेवेंट एक्शन। तो MIS is basically like management information system report is generated. देन ये सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा इस वीडियो में, रिफॉर्म्स ब्रॉट अप बाय सेबी। अब देखिए ये वाला जो है, द न्यू कंपनीज एक्ट एंड अमेंडमेंट मेड बाय सेबी has improved the position of India in protecting minority investors. Some of the major reforms are as under: amendment उन्होंने किए लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर, रेगुलेशन रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, रेगुलेशन ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मतलब अभी जो इंफॉर्मेशन पब्लिश ही नहीं हुई है और वो आपके सिक्योरिटीज को के प्राइस को अफेक्ट कर सकती है, तो उसके ऊपर भी सेबी ने कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए, रेगुलेशन लगाया। तो देखिए ये सिर्फ छोटा सा पॉइंट है, अमेंडमेंट्स इन द लिस्टिंग एग्रीमेंट। Certain amendments were made to clause 49 of the listing agreement to ensure better transparency and investor protection, which shall apply to all listed companies except, इन पे ये अप्लाई नहीं होगा, बाकी सारी कंपनीज पे 49 ये लिस्टिंग एग्रीमेंट के अमेंडमेंट्स अप्लाई होते हैं। कंपनीज हैविंग अ नेट वर्थ not exceeding 25 crores or paid up capital up to rupees 10 crore as on the last day of the previous financial year. तो अगर किसी कंपनी का नेटवर्थ 25 करोड़ से ज्यादा का नहीं है और पेड अप कैपिटल 10 करोड़ तक का है तो उस पे ये अप्लाई नहीं होगा। कंपनीज हुज इक्विटी शेयर कैपिटल इज एक्सक्लूसिवली और इज लिस्टेड एक्सक्लूसिवली ऑन एसएमई, एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पोर्टल, उसके पर भी अमेंडमेंट्स लागू नहीं होंगे, ठीक है। देन लिस्टिंग एग्रीमेंट में कौन कौन इंक्लूड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी, nomination and remuneration committee, risk management, related party transactions, disclosures and report on corporate governance। आपको इतना डिटेल में ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि
49 एग्री क्लॉज में कुछ अमेंडमेंट्स हुए और वो किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होते। जो थोड़ा सा है वो ये वाला है इंपॉर्टेंट, रेगुलेशन रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मैंने आपको भी बताया था कि कोई इंटरनल मेंबर कंपनी का कंपनी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लीक आउट कर रहा है, ठीक है। ये जो हमारी सिक्योरिटी के प्राइस को अफेक्ट कर सकता है, क्यों कर रहा है, बिकॉज उसका उसमें हो सकता है पर्सनल बेनिफिट हो। तो देखिए, insider is any person who is connected with the company during the preceding 6 months of such act and have access to all to unpublished price sensitive information, that is, which can impact the security price of the company for their personal benefit. SEBI has regularly implemented fundamental changes to keep a watch on insider trading, like SEBI Regulations 2015, where appointment of compliance officer is mandatory. तो कहते हैं insider trading एक बेसिकली, आप चेक करेंगे तो एक बहुत बड़ा अपराध है कि वो मेंबर जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, किसी इन्फॉर्मेशन को लीक आउट कर देता है जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो इसके लिए जो सेबी है, उन्होंने रेगुलरली चेंजेस किए और उन्होंने 2015 में ये बोला कि आप कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना मैंडेटरी है, जो ये सब चेक करेगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है या नहीं हो रही। फिर इसके बाद आप चेक कीजिए, थर्ड पॉइंट हमारा आ गया, रेगुलेशन ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अगेन वही इंफॉर्मेशन जो अभी पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं है और कंपनी ने उसको भी पब्लिश नहीं किया, बट फिर भी वो हमारे शेयर प्राइस को अफेक्ट कर रही है। तो देखिए, unpublished price sensitive information is any information which is not generally available and can directly or indirectly influence the price of the company's securities. SEBI regulates 2015 prohibits communication and trading by corporate insider. Regulation 3 restricts the insider to communicate companies any unpublished information to outsider. तो रेगुलेशन 3 कहता है कि कोई भी कंपनी का इंसाइडर कोई भी अनपब्लिश इंफॉर्मेशन को बाहर लीक आउट नहीं करेगा। फिर सेम वही चल रहा है, रेगुलेशन 4 कहता है प्रोहिबिट्स इंसाइडर टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज व्हेन ही इज अवेयर ऑफ एनी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। भाई, कोई कंपनी के इंसाइडर को अगर कोई इंफॉर्मेशन पता है जो अभी कंपनी ने पब्लिश नहीं की और हो सकता है वो उसका मेंबर ही हो, तो उस केस में उन सिक्योरिटीज में वो डील नहीं कर सकता। मान लो कल को कंपनी डिविडेंड देने वाली है, अभी कंपनी ने पब्लिश नहीं किया, लेकिन वो कंपनी के इंटरनल मेंबर था तो उसे पता था, तो उस केस में कंपनी कहती है कि भाई जो इनसाइडर लोग हैं उनको उस सिक्योरिटीज में उस टाइम के लिए डील नहीं करना, ये रिस्ट्रिक्शन है। रेगुलेशन 5 अलाउज इंसाइडर टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज इन कंप्लाइंट मैनर बाय फॉर्मुलेशन और ट्रेडिंग प्लान। वो कंपनी ट्रेडिंग प्लान बनाती है और वो अप्रूवल की जरूरत होती है उसमें। एंड द लास्ट पॉइंट, रेगुलेशन 6 and 7 requires disclosures by insider while trading in derivatives, and these disclosures are to be maintained by company for at least 5 years। भाई अपने क्या होता है ना, डिस्क्लोजर दो, अपनी इंफॉर्मेशन लीक आउट को मतलब आप अपनी इंफॉर्मेशन को लिस्ट डाउन करो, डेरिवेटिव्स जिसमें आप फ्यूचर में डील करते हो, तो अगर ऐसा कुछ है तो कंपनी उसका रिकॉर्ड रखेगी एटलीस्ट फॉर 5 years। तो ये कुछ चेंजेस किए, रिफॉर्म्स लेकर आए से भी इन तीन चीजों में, लिस्टिंग एग्रीमेंट में, देन इनसाइडर ट्रेडिंग में, एंड अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। लास्ट टॉपिक हमारा इस वीडियो में जो मैंने आपको पहले बताया था, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। भाई जो ये फंड है ये 2016 में तो बेसिकली इसको स्टैब्लिश किया गया और इसमें ये कहा गया कि भाई ये फंड में पैसा कहाँ से आएगा और हम ये फंड किस किस चीज के लिए यूज करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी was established in 2016 to administer investor education and protection fund। ठीक है। रेगुलेशन 4 प्रोवाइड्स फॉर द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द फंड। भाई कौन कौन सा पैसा इस फंड में क्रेडिट होगा, कोई कंट्रीब्यूशन अगर सेबी देता है तो इस फंड में ऐड हो जाएगा। अमाउंट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ग्रांट्स एंड डोनेशन तो इसमें ऐड हो जाएगा। कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आए वो ऐड हो जाएंगे। द इंटरेस्ट और अदर इनकम रिसीव्ड आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम द फंड, इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट करी थी इस फंड ने, वहां से कोई इंटरेस्ट या अदर इनकम आ रही है तो वो भी इसके अंदर क्रेडिट हो जाएगी। और इसका पैसा हम यूज कहाँ करेंगे, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड कैन बी यूटिलाइज फॉर फॉलोइंग पर्पसेस।
फॉर ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज लाइक सेमिनार, ट्रेनिंग, पब्लिकेशन, ताकि इन्वेस्टर्स को हम एजुकेट कर सकें। रेमुनरेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफ ऑम्बर्समैन, जो हमारे को ग्रीवेंसेस में हेल्प करता है रिजॉल्व करने में। टू अंडरटेक अवेयरनेस प्रोग्राम एम्ड एट इन्वेस्टर्स एंड रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हेल्ड बाय स्टॉक एक्सचेंजेस। भाई कोई अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कोई स्टॉक एक्सचेंज डिमांड करता है तो उसको रिफंड करना होगा पैसा, तो वो भी आप इसमें से इसका पैसा यूज कर सकते हो। बट इसका मेन लॉजिक क्या होता है इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड का, कि भाई इन्वेस्टर्स को हमें एजुकेट करना है, उनको ट्रेन करना है, उनको अवेयर करना है कि स्टॉक मार्केट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है, और स्टॉक मार्केट की क्या क्या पब्लिकेशंस हैं। तो ये है, और इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग ना हो, तो ऐसे मेजर्स भी ये इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड का मेन एम होता है। ठीक है, तो आई होप द वीडियो एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेबी इज क्लियर टू यू। ये थोड़ा सा टॉपिक, इसमें कंटेंट ज्यादा है। आप इसको, अगर आप एक बार में आपको लगता है थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट्स बीच में रह गए, तो आप इसको दोबारा वॉच आउट कीजिए, और नोट्स को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साइड बाय साइड आप इसको कॉपी कर सकते हैं। So if you have understood the video, please comment on YouTube that you have understood, and please like, subscribe, and share our channel with your friends also. Thank you so much.